नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान पर अमेरिका की नजर है, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन क्या ये बात दुनिया जानती है कि ईरान के सख्त तेवर अमेरिका के कदमों में बेड़ियां क्यों डाल रहे हैं? जिस अमेरिका ने वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड और कनाडा से लेकर मैक्सिको तक अकेले हड़कंप मचा रखा है, वही अमेरिका ईरान तक आते आते क्यों सहम जा रहा है? तो क्या ट्रंप का इस किले को भेद पाना मुमकिन नहीं है? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादे में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। या यूं समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में ईरान, चीन, रूस और किम जोंग उन की चौकड़ी के आगे डर गए हैं। आखिर माजरा क्या है? इसी पर आज सबसे बड़ी चर्चा डिटेल से आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट जानेंगे कि इसकी कहां सैन्य बंदोबस्ती दिख रही है। क्या मिडिल ईस्ट में ईरान से डरा हुआ है अमेरिका? क्या ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में फंस गया है? और कहीं ना कहीं क्या इस मिडिल ईस्ट में अपनी घेरेबंदी को लेकर टेंशन में है डोनाल्ड ट्रंप? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। वेनेजुएला में एक रात में अमेरिका ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ईरान में अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि हलचल सिर्फ वही कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यहां ईरान भी पूरी जंगी तैयारी में है। और ईरान के साथ साथ यहां पर ईरान की चौकड़ी भी है। मतलब ईरान, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया। और ये जो चौकड़ी है इस इलाके में, वो अमेरिका के एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के एक एक युद्धपोत, एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एक बयान, एक एक मूवमेंट, सब कुछ। खास करके रूस और चीन बहुत करीने से इन फैसलों को, इन मूव्स को, इन आदेशों को देख रहे हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल जाकर तुर्की के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तुर्की मध्यस्थ के तौर पर संकट कम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा कि फरवरी में चीन और रूस के साथ यहां पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी करेंगे। इसमें ईरानी नियमित नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगे। और ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज नहीं है। अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे बड़े जंगी बेड़े, मिडिल ईस्ट में ईरान की सीमा पर खड़े हैं। और ईरान कह रहा है रशिया और चाइना के साथ वो नेवी एक्सरसाइज करने वाला है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी ईरान को कुछ तो बैकअप है रशिया और चाइना से, जिसे ईरान भी अमेरिका के सामने ना झुकने को और ना ही पीछे हटने को तैयार है। हाल ही में हुए वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की घटना ने पूरी दुनिया को चौंकाया, जिसके बाद रूस, चीन और ईरान जैसे बड़े ताकतवर देश भी अमेरिका को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। अमेरिका का भी हौसला जागा वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद, तो अमेरिका ने ईरान की तरफ आंख उठाना शुरू किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप यह सोच रहे हैं कि यहां पर एक फैसला कोई गलत कदम साबित ना हो जाए। अमेरिका का रुख अब भी सख्त है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो अमेरिका दांत तो दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिका की पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर एक्शन को लेकर अमेरिका गोलमोल जवाब देता है। कहते हैं बातचीत का चैनल भी ओपन है, टर्की मीडिएशन कर रहा है। यहां ईरान और अमेरिका आमने सामने, लेकिन बातचीत का हवाला दिया जा रहा है। जरूरी नहीं कि अगर जंग हुई या हमला हुआ तो जीत अमेरिका की ही होगी इस इलाके में। हो सकता है अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर फंस जाएं और इसके पीछे शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन हो। क्योंकि जिनपिंग को पता है कि अगर दो एयरक्राफ्ट कैरियर को पर्शियन गल्फ में, ओमान की खाड़ी में ब्लॉक कर दिया जाता है तो उधर ताइवान में उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और वहां वो खेल कर जाएगा साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका हल्का हो जाएगा अगर उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर सिंक होते हैं या फिर समंदर में दफन होते हैं तो।
और अगर आप अमेरिका की वॉर की हिस्ट्री भी देखेंगे तो अमेरिका ने जमीन पर आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है। 1945 के बाद से अमेरिका ने मुख्य रूप से 5 बड़े युद्ध लड़े, या किसी ऑपरेशन की बात नहीं, प्रॉपर वॉर की बात यहां हो रही है। कोरिया, वियतनाम, इसके बाद खाड़ी युद्ध, फिर इराक, फिर अफगानिस्तान। इसके अलावा सोमालिया, यमन, लीबिया में छोटी छोटी लड़ाइयां हुई हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे। बड़े वॉर, ग्राउंड में जो युद्ध लड़े गए, जमीन पर जो युद्ध, आमने सामने के युद्ध लड़े गए, इसमें 1991 का खाड़ी युद्ध छोड़ दे तो बाकी सभी में अमेरिका को रणनीतिक या आंशिक हार का सामना करना पड़ा। तो अब स्थिति क्या है, यह भी समझा जाए कि अमेरिका ईरान के पीछे ना हटने की वजह से अब अपने ही कदम पीछे खींच लेना चाहता है। ईरान का मैसेज क्लियर, अगर हमला हुआ तो जवाब अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को महसूस होगा। तो ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन यूनिट्स को हमने हाई अलर्ट पर रेडी टू फायर मोड में रख दिया है। हाई रेडीनेस में तमाम मिसाइल्स ईरान ने खड़े कर दिए हैं। ईरान होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देना चाहता है। अब ये टकराव क्यों खतरनाक है? क्योंकि लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई है। कौन कौन है एक तरफ है अमेरिका प्लस इजराइल प्लस नेटो, दूसरी तरफ है ईरान प्लस प्रॉक्सी मिलिशिया जिसमें हूती, हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय ताकतें हैं। इसके अलावा रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। यानी अगर यहां पर एक भी मिसाइल फायर हुई, एक भी गोली चली तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलगेगा। यहां तक कि कहते हैं कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज वाले। और सिर्फ ये जंग ही नहीं होगी, यहां पर क्या क्या और दांव पर होगा। यहां पर तेल सप्लाई दांव पर होगा, ग्लोबल इकोनॉमी दांव पर लगेगी, वर्ल्ड सिक्योरिटी दांव पर लगेगी। और टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान में एक साथ 7 धमाके हुए हैं। कितने? 7 धमाके। इजराइल और अमेरिका भी पीछे हट गए और कह रहे कि इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर ईरान के अंदर 7 धमाके किसने कराए? और वो भी मिसाइल लेवल के धमाके। मतलब धमाकों का रेंज इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी आईसीबीएम ने हिट किया है या किसी बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। तो तनाव और बढ़ गया है। और अमेरिका और इजराइल कह रहे इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब क्या है? उनको ये सफाई क्यों देनी पड़ गई? जाहिर सी बात हो, ईरान के एक्शन को लेकर डरे हुए हैं। लेबनान से लेकर सीरिया और इराक और यमन, पूरा मिडिल ईस्ट आग की जद में है। तेल सप्लाई, ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड सिक्योरिटी सब दांव पर है। डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है, भड़काऊ बयानबाजी चल रही है, मूवमेंट बहुत तेज है, तैयारी बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। मैसेज क्लियर है, महायुद्ध का किसी भी दिन नहीं बल्कि किसी पल शुरुआत हो सकती है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध होगा नहीं, सवाल यह है कि इस तनाव को कम करने की दिशा में क्या काम होगा। और सवाल यह है कि जो ईरान पर जो हमला हुआ है, 7 हमले एक साथ हुए हैं, क्या वो हमले इसी जंग को शुरू कराने के लिए तो नहीं कराए गए? और इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान है? क्या इसके पीछे अमेरिका वाया पाकिस्तान है? क्या इसके पीछे मोसाद है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बहुत जरूरी है। और अमेरिका का डर आपको साफ दिख रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सब हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कर्नल तेज टिक्को जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत स्वागत करते हैं तहे दिल से आप सभी का। दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट में सभी मेहमानों के साथ। पहला सवाल मैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी से लेना चाहूंगा। आखिर अमेरिका क्यों घबरा रहा है मिडिल ईस्ट में? क्या ये चौकड़ी जो बनाई है ईरान ने रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर, इसकी वजह से या कोई और रीजन भी है? मेजर जनरल अनुज माथुर जी। जय हिंद विवेक। देखिए, मैं आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। कई दफा मैं ये बात कह चुका हूं। ये बात समझने की होती है कि शक्ति का जब आपस में आप उसका जो वो करते हैं किस कंपैरिजन,
कंपैरिजन में आपके पास क्या है उससे ज्यादा आवश्यक ये होता है कि आप उसमें से किस चीज को पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। आज अमेरिका की सेना 12 लाख 15 लाख जितनी भी हो सकती है, क्या वो 15 लाख सैनिक आप ईरान में ला करके उससे ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो इसका जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि आपने क्या उसको वहां पर ला करके पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई करने की क्षमता आपके अंदर है। और आज अमेरिका ने दिखा दिया, उन्होंने ट्रंप ने कहा कि हमारा एक आर्माडा चल रहा है, बहुत बड़ा फ्लीट आगे चल फ्लोटिला आगे चल रहा है। मैं आपको इतना बता सकता हूं, मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं कि अब्राहम लिंकन की ताकत कितनी है और वो क्या क्या करने में सक्षम है। F-18 उसके पास हैं, F-35 उनके पास हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, लेकिन वो 60 मिसाइल का अटैक एक साथ आने वाला रोक सकते हैं। क्या वो 600 मिसाइल का अटैक रोक पाएंगे? और मैं आपको इतना बता रहा हूं विवेक कि एक मिसाइल अगर अब्राहम लिंकन पे जाकर के गिर गई, इट विल बी ए ह्यूमिलिएशन फॉर द माइटिएस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बात अमेरिका समझता है। दूसरी बात, अमेरिका को यह बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है। जो वेनेजुएला में वो कर पाए वो ईरान में करना संभव नहीं है। 6 लाख ईरान की आर्मी है, 2 लाख ईरान की IRGC है, उनके पास ओपन सपोर्ट रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का ओपन आउटराइट सपोर्ट है। वो लोग आकर के रूस और चीन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये तमाम चीजें अमेरिका को नजर आ रही हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि तेवर डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को यह मालूम है कि वहां पर अगर कुछ हुआ तो उनके जो 40,000 सैनिक अलग अलग 8-9 जगह पर पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, वो खतरे में आ जाएंगे। ईरान के पास डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला करने की क्षमता, 1 मिनट और क्षमता ना हो, लेकिन उन तमाम 8-9 बेसिस को वो निश्चित रूप से हमला कर सकता है। जून 25 में उन्होंने दिखा दिया है कि वो किस प्रकार से हमला करने की ताकत रखते हैं। इजराइल के ऊपर जितनी मिसाइल, 650 मिसाइल और 1000 ड्रोन उन्होंने दागे थे, इजराइल का सारा डिफेंस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आया था। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अभी इस बात को समझ रहा है कि वहां पर उन ईरान के साथ पार पाना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से वो बातचीत का, तुर्की का, इन तमाम चीजों का सहारा लेकर के एक 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 फेस सेविंग कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की तरफ मुझे लगता है बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी विवेक। देवनाथ सर, ईरान के अंदर जो अटैक्स हुए इस बारे में जानकारी आपको मिलेगी, उसकी तस्वीर मैं स्क्रीन पे अभी रख देता हूं। ऐसे धमाके ऐसा लग रहा है ICBM ने हिट करा है या फिर किसी बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट करा है। अब कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल पीछे हट गए, कह रहे हैं हमारा इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है। ये फेस सेविंग है, कवर अप है या फिर डर है? और ये हमला किसने कराया होगा? विवेक देखो, अगर हम इन एक्सप्लोजन्स और उसका जो धमाका है उसका बैटल डैमेज असेसमेंट करें तो डेफिनेटली इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये टिपिकल क्लासिक सिग्नेचर डैमेज है। जब भी कहीं पे गैस बड़ी तादाद में आग पकड़ लेती है, यानी ये गैस एक्सप्लोजन है। वो ऐसे बता रहा हूँ कि जब हाई एक्सप्लोसिव का हमला होता है तो जो शॉक वेव है वो इतने द्रुत गति से बिल्डअप होती है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है उसमें कंक्रीट में तरेड़ आ जाती है। जब गैस का एक्सप्लोजन होता है तो शॉक वेव मजबूत होती है, लेकिन जो प्रेशर वेव आती है उससे नुकसान काफ़ी होता है, लेकिन कंक्रीट आमतौर पर तरेड़ नहीं पड़ती है। इन एनी केस ईरान की सरकार ने भी अब बयान जारी कर दिया है कि ये गैस लीक से हुआ था। इस तरह के गैस लीक से भयंकर एक्सप्लोजन हम इसके पहले लंदन में 10 साल पहले और न्यूयॉर्क में आज से करीबन 7 या 8 साल पहले देख चुके हैं, जहां सड़क के नीचे गैस पाइपलाइन में एक्यूमुलेशन के बाद एक्सप्लोजन हुआ था। तो एक और चीज जो हम देखना चाहेंगे कि बंदर अब्बास में जो ये एक्सप्लोजन हुए हैं, इन एक्सप्लोजन्स का कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है। एक सेकंड के लिए अगर मान ले कि ये एक्सप्लोजन्स अमेरिका ने करवाए, तो अमेरिका ने, अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखें, लास्ट ईयर जून के भी जो हमले देखें,
हमले क्लियरली कन्फाइंड थे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। आम आबादी की जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं उस पर कभी अमेरिका ने हमले नहीं किए ईरान के अंदर। जी नहीं, लेकिन एक साथ 7 हमले, ये भी तो क्वेश्चन है। मैं जा रहा हूं कर्नल साहब के पास, फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, एक साथ 7 हमले और इधर अमेरिका इसराइल का कहना कि भाई हमारा इस हमले से कोई भाई आपको सफाई पेश करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? आप तो सुपर पावर हैं। देखिए, ऐसा है, जो इनका युद्ध हो रहा है या 12 दिन का अभी कुछ युद्ध हुआ था, हाँ। अमेरिका इसराइल एक साइड जी। और ईरान उसके प्रॉक्सीज एक साइड, इसमें आपने देखा होगा ओवर्ट ऑपरेशंस भी हुए और कोवर्ट ऑपरेशंस भी हुए। और इसराइल का तो एक सबसे बड़ा जो उनका हथियार है वो है कोवर्ट ऑपरेशन, और इस वजह से उन्होंने ईरान के कई सारे साइंटिस्ट को, कई सारे जनरल्स को, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिग्रेड करने के लिए उन्होंने वो किया है। सब वो सब कोवर्ट ऑपरेशन से हुआ। तो ये 7 जो धमाके हुए हैं, कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये खुद ब खुद हुए। इसमें हाथ भी हो सकता है इसराइल का, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, इसमें कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस का कुछ लग रहा है मेरे को, इंडिकेशन तो है इसमें। जी। अब दूसरी बात ये है, कई दिनों से हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो डिले अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर या इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिप्लॉयमेंट पूरी नहीं थी। और ये आपको मालूम है, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत दूर दूर से आना था, तो साउथ चाइना सी से आना था, बहुत टाइम लगा उसको। बिल्कुल। जब तक आपके फोर्सेस कंसंट्रेशन एरिया में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप सोच ही नहीं सकते युद्ध की। क्योंकि दुनिया ये कह रही है कि, मतलब नॉट दुनिया लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि अरे वेनेजुएला में तो 5 घंटे 6 घंटे में सब ऑपरेशन खत्म हुआ। वेनेजुएला अलग है, ईरान अलग है। ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, और जब से शाह रजा पहलवी वहाँ से हटाए गए, एक फॉरेन पॉलिसी का बेसिक जो उनका फंडामेंटल है वो है एंटी अमेरिकनिज्म। और एंटी अमेरिकनिज्म के लिए वो न्यूक्लियर हथियार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई मिडिल ईस्ट में इजराइल है, और इजराइल और ईरान की आपस में सदियों से दुश्मनी चल रही है, तो उसको घेरने की कोशिश करी इन्होंने। तो मैं मानता हूं कि ईरान के ऊपर हमला करना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इसमें चीन और रशिया भी आ चुका है। अब अमेरिका के पास क्यों इस युद्ध को टाल रहे हैं, लग रहा है हमें टाल रहे हैं, क्योंकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो रजीम चेंज है, दूसरा ईरान में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनने चाहिए, और उनका बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम उनको कट करना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश करने की वो रेंज बढ़ा रहे हैं हमने। तो ये 3 चीज़ों में अमेरिका कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन क्या अमेरिका इन 3 चीज़ों को हासिल करने के लिए उतनी कीमत अदा करने की इच्छा रखता है, वो पॉइंट है। क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे पहला नुकसान जो है वो इजराइल को होगा। इजराइल छोटी सी कंट्री है, और अगर उनके, और आपने देखा होगा 12 दिन के युद्ध में काफ़ी सारे रॉकेट अटैक जो आयरन डोम को क्रॉस करके, उनको चीर करके वो गिरे ये इजराइल के ऊपर, और इजराइल में नुकसान काफ़ी हुआ। उनके पास कितनी छोटी सी तो ज़मीन है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 1 करोड़ के से कम है, तो उनको नुकसान बहुत हो जाएगा। तो क्या इजराइल इस नुकसान को झेल पाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अमेरिका अपने ग्राउंड ट्रूप्स कभी उसमें लाएगा ही नहीं ईरान, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने खुद ही बताया, जितने भी युद्ध अमेरिका ने ग्राउंड ट्रूप्स को इस्तेमाल करके किए हैं, वो हर जगह मार पड़ी है उनको। कोरिया में मार पड़ी, इराक में भी मार पड़ी, उसके बाद वो वहाँ रहे, उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटा था, लेकिन उनके नुकसान बहुत हो गया। अफगानिस्तान में आपने देखा इस वजह से सिंबॉलिक विड्रॉल। तो अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है युद्ध होगा मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से, रॉकेट से, और कोवर्ट ऑपरेशन से। यही चीज़ ईरान भी इस्तेमाल करेगा। उनके पास 5-6 टारगेट है वहाँ पर। कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मिलिट्री बेसिस है, और इनके ऊपर 100% नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ईरान के पास काफ़ी सारा रॉकेट और मिसाइल
फोर्स अवेलेबल है। बिल्कुल। और उनके उनके इतने प्रॉक्सीज है साथ साथ में, हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, हुतीज है। अच्छा, इराकी मलेशिया भी जो शिया वो है ना, भी है, हाँ। इराक में कम से कम 48% पॉपुलेशन शिया है। इराकी शिया तो मलेशिया भी है। वो मलेशिया भी इराक से आ गई है।